हेलो एवरीवन। आज हम लोग आपके बीच में डिस्कस करेंगे साझेदारी का अर्थ और परिभाषा के बारे में। पिछली क्लास में आप लोगों को साझेदारी के बारे में बताया गया था कि साझेदारी की ज़रूरत क्यों पड़ी, और साझेदारी हम लोग पढ़ते हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है, जिसके बारे में छोटा सा एक इंट्रो हुआ था। और आज से हमारा क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट होता है। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में साझेदारी हम किसे कहते हैं, साझेदारी किसे कहते हैं ये सीखेंगे, परिभाषा उसकी क्या है ये सीखेंगे, साझेदारी फर्म से क्या चाहिए सीखेंगे। मतलब साझेदारी के बारे में अब हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है साझेदारी का अर्थ। साझेदारी का क्या अर्थ है? तो किसी वैध व्यापार को करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा से सहमत होते हैं तो उसे साझेदारी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी साझेदारी व्यापार के लिए क्या क्या मुख्य है। तो जिस भी व्यापार के लिए साझेदारी किया जा रहा है वो व्यापार वैध होना चाहिए। दूसरा, साझेदारी व्यापार में कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति हो, मतलब दो से कम व्यक्ति अगर है तो साझेदारी का व्यापार नहीं किया जा सकता है। और जो दोनों व्यक्ति व्यापार को करने के लिए साझेदार बन रहे हैं उन दोनों व्यक्ति अपने स्वतंत्र इच्छा से उस व्यापार को करने के लिए साझेदार बन रहे हैं तब तो साझेदारी माना जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर दबाव डाल करके साझेदार बनाया जा रहा है तो फिर वो साझेदारी नहीं होगी। तो जो व्यक्ति साझेदार बनने जा रहा है वो अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपनी सहमति प्रदान करे तो हम उसे साझेदारी कहते हैं। क्लियर? तो साझेदारी किसे कहेंगे? तो कोई भी वैध व्यापार हो, उस वैध व्यापार को करने के लिए जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा से सहमति जताते हैं, सहमत होकर के व्यापार को करते हैं तो उस व्यापार को साझेदारी व्यापार कहा जाता है, वो साझेदारी कहलाता है। ये हुआ आपका साझेदारी का अर्थ। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। तो साझेदारी परिभाषा जो दी गई है वो बहुत से लोगों के माध्यम से भी दिया गया है, प्लस भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में भी बताया गया है। तो आपके बीच में जो परिभाषा डिस्कस किया जाएगा वो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा जो दिया गया है परिभाषा, उसी को डिस्कस किया जाएगा। बाकी आपके बुक में बहुत से सारे ऑथर ने भी अपनी अपनी परिभाषा दे रखी है, तो आपको बुक के अनुसार अगर आसान लगता है तो वो परिभाषा पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी आपको यहाँ पे एक परिभाषा सिखाया जाएगा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है, साझेदारी व्यक्तियों के बीच का संबंध होता है जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार से लाभ बांटने का अनुबंध किया है। मतलब किसी व्यापार को कर रहे हों और उस व्यापार से होने वाले लाभों को आपस में बांटने के लिए जो व्यक्तियों के बीच में एक संबंध हुआ, जो एक समझौता हुआ, या फिर कह लीजिए कि इनमें से कोई एक या एक से अधिक व्यक्ति सबकी ओर से उस व्यापार को चलाते हैं। कोई एक व्यक्ति इस व्यापार को चलाए, उससे होने वाला लाभ सभी लोगों में बांटा जाएगा, या सभी लोग व्यापार को चलाएं तो भी होने वाले लाभ को सभी के बीच में बांटा जाएगा। तो ये हुई हमारी साझेदारी की परिभाषा। तो साझेदारी की परिभाषा क्या है? साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार से लाभ बांटने का अनुबंध किया हो जिसे वे सब अथवा इनमें से कोई एक या एक से अधिक व्यक्ति सबकी ओर से चलाते हैं। चाहे कोई एक व्यक्ति व्यापार को चलाए, चाहे सभी लोग चलाएं, उस व्यापार से होने वाले लाभ को सभी व्यक्तियों में सभी साझेदारों के मध्य बांटा जाएगा। ये हमारी परिभाषा कहती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा साझेदारी का अर्थ और परिभाषा खत्म हो गया। अब हम देख लेते हैं साझेदारी फर्म से क्या आशय है। तो किसी साझेदारी व्यापार को स्थापित करने वाले साझेदारों के समूह को, साझेदारी व्यापार को स्थापित करने वाले साझेदारों के समूह को फर्म कहते हैं। और जिस नाम से व्यापार किया जाता है वो फर्म का नाम कहलाता है ना। तो हम किसे साझेदारी फर्म कहेंगे? तो जो भी साझेदारी व्यापार को स्थापित करने के लिए साझेदारों का समूह है। समूह का मतलब दो चार लोग जब हो जाते हैं तो उसे हम एक समूह कहते हैं। अकेले व्यक्ति को कभी समूह नहीं बोलते हैं। जब दो व्यक्ति या दो से अधिक लोग एक साथ होते हैं तो वो एक समूह का रूप धारण करता है। तो उनके जो समूह है उस समूह को हम कहते हैं साझेदारी फर्म। और जिस नाम से उस व्यापार को चलाया जाता है वो नाम कहलाता है उस फर्म का।
है ना। तो ये हुआ हमारा साझेदारी फर्म से आशय। तो साझेदारी का अर्थ, साझेदारी की परिभाषा एंड साझेदारी फर्म से आशय, ये 3 टॉपिक हमारे कवर हो गए। अब हम लोग आगे जो डिस्कस करेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। तो वो है हमारा साझेदारी फर्म की प्रकृति कैसी होती है। कोई भी साझेदारी फर्म है तो वो किस प्रकृति का होगा। तो आपके सामने 2 शब्द दिखाई दे रहे हैं, एक है लेखांकन के दृष्टिकोण से और एक है वैधानिक दृष्टिकोण से। कोई भी व्यापार किया जाता है तो आप सभी लोग जानते हैं कि उस व्यापार का मालिक व्यापार से अलग ट्रीट किया जाता है लेखांकन करते समय। मतलब व्यापार का शुद्ध लाभ अगर आप जानना चाहते हैं, सही लाभ निकालना चाहते हैं, तो व्यापार के मालिक को व्यापार से अलग रख करके फिर उस व्यापार का लेखांकन करिए, तभी आप सही लाभ निकाल पाएंगे, अन्यथा व्यापार का सही लाभ नहीं निकल पाता है। तो हम साझेदारी फर्म की प्रकृति की बात करें तो लेखांकन के दृष्टिकोण से अगर बात करेंगे तो लेखांकन के दृष्टिकोण से साझेदारी फर्म का अस्तित्व साझेदारों से अलग होता है। साझेदारी फर्म का अस्तित्व साझेदारों से अलग होता है। मतलब जब किसी भी साझेदारी व्यापार का लेखांकन किया जाएगा तो लेखांकन करते समय जो साझेदारों का अस्तित्व होगा, मतलब जो व्यापार के साझेदार होंगे, वो साझेदारी फर्म से अलग माने जाएंगे, एक नहीं माने जाएंगे, अलग अलग माने जाएंगे, है ना। फर्म के लेखांकन में फर्म को एक अलग इकाई माना जाता है। जब फर्म का लेखांकन किया जाता है तो फर्म को हम एक अलग इकाई मान लेते हैं जिसके अपने खाते और वित्तीय विवरण होते हैं। मतलब उस फर्म का अपना खाता होता है और अपना वित्तीय विवरण होता है। लेखांकन उद्देश्यों के लिए फर्म अपने साझेदारों से स्वतंत्र रूप से व्यवहार करती है। तो कुल मिलाकर के एक लाइन में जानिएगा कि जब आपसे साझेदारी फर्म की प्रकृति पूछे तो लेखांकन के दृष्टिकोण से साझेदार को अलग और साझेदारी फर्म को अलग ट्रीट करिएगा। इतना लिख देंगे तो भी आपका पर्याप्त है कि किसी भी साझेदारी व्यापार में लेखांकन के दृष्टिकोण से साझेदारी फर्म और साझेदारों को अलग अलग माना जाता है। ये हो जाएगा आपका लेखांकन दृष्टिकोण से। लेकिन जब बात करते हैं वैधानिक दृष्टिकोण से, तो वैधानिक दृष्टिकोण की बात जब आती है तो साझेदारी फर्म का जो अस्तित्व होता है वो साझेदारों से अलग नहीं होता है, अर्थात एक ही माना जाता है। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि अगर हम वैधानिक दृष्टिकोण से दोनों को एक नहीं मानेंगे तो साझेदारी के द्वारा कोई भी अगर गलती की जाती है तो उस गलती से जो भी क्षति होगी वो फर्म के ऊपर नहीं पड़ेगा अगर हम अलग कर देंगे तो, या फिर फर्म के नाम से साझेदार कुछ गलत एक्टिविटी कर देता है किसी ग्राहक के साथ तो सिर्फ फर्म के ऊपर केस किया जाएगा, साझेदार उसके लिए दोषी नहीं होंगे तो साझेदार बच जाएगा। तो इसलिए जब कानूनी दृष्टिकोण से बात की जाएगी तो कानूनी दृष्टिकोण से हम साझेदारी फर्म को और साझेदारों को एक ही मानेंगे, अलग अलग नहीं मानेंगे। साझेदारी फर्म के दायित्वों के लिए सभी साझेदार संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। साझेदारी फर्म के जितने भी दायित्व होते हैं उन सभी दायित्वों के लिए साझेदार संयुक्त रूप से मतलब सभी साझेदार उस दायित्व के लिए उत्तरदायी होंगे, या फिर कह लेते हैं हर एक साझेदार अलग अलग भी उस दायित्व के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये हुआ हमारा साझेदारी फर्म की प्रकृति। तो प्रकृति में आपको 2 पॉइंट याद रखना है, एक लेखांकन दृष्टिकोण और दूसरा वैधानिक दृष्टिकोण। लेखांकन में साझेदारी फर्म और साझेदार अलग अलग, और वैधानिक में साझेदार और साझेदारी फर्म एक ही। बस इतना याद रखिएगा तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा साझेदारी फर्म की प्रकृति। तो ये रहा हमारा थ्योरी का पार्ट जो कि अब आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। जितने भी आपके अकाउंट सब्जेक्ट की थ्योरी है, थ्योरी खत्म होने के तुरंत बाद हम लोग फिर न्यूमेरिकल को भी डिस्कस करना शुरू कर देंगे। तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक जो कवर करना था। इसके साथ हम लोग अब अगले वाले वीडियो पे आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए, और जो भी कन्फ्यूजन या डाउट हुआ हो नंबर नीचे दिया गया है उस पर आप कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।